सभी अधिगमकर्ताओं को नमस्कार। आप सभी का शोध ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत बीएड फाइनल टीचिंग के लिए आदर्श पाठ्य योजना का निर्माण कैसे करना है, इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, कॉपी के दाहिने पेज पर हम लिखते हैं और बाएं पेज पर आवश्यकता अनुसार चित्र बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम आदर्श पाठ्य योजना। कॉपी पर सबसे ऊपर हम आदर्श पाठ्य योजना लिखते हैं। ठीक उसके नीचे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिखते हैं। ठीक जस्ट उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं। यहाँ विद्यालय का नाम उस विद्यालय का लिखेंगे जिस विद्यालय में आपका फाइनल टीचिंग होना है, न कि जिस विद्यालय में आप 80 लेसन प्लान पढ़ा कर आए हैं। उसके बाद से हम टेबल बनाते हैं। इस टेबल को हम सामान्य प्रविष्टियां या जनरल एंट्रीज के नाम से जानते हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि एवं चक्र को भरा जाता है। दिनांक का कॉलम इसलिए यहाँ छोड़ा गया है, जिस दिनांक में, जिस डेट में आपका फाइनल टीचिंग होगा वही दिनांक यहाँ पर लिखना है। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप है प्रकरण। जो आपको पढ़ाना है वह आपको प्रकरण लिख देना है। ध्यान रहे, आप वही प्रकरण सेलेक्ट करेंगे जिस पर आपका कमांड हो, जिस पर आपका फुल कॉन्फिडेंस हो कि हम इसको आसानी से पढ़ा ले जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए सोच समझकर टॉपिक का चयन करना चाहिए। उसके बाद लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, यानी अपने विषय से रिलेटेड हम 5 से 7 सामान्य उद्देश्य को लिखते हैं। जैसा कि शिक्षा शास्त्र विषय पर 5 उद्देश्यों को यहाँ लिखा गया है, आप भी ठीक इसी तरह से 5 या 6 उद्देश्य को लिखेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को हम 3 भागों में बांटेंगे, जिसका वर्गीकरण बेंजामिन ब्लूम के द्वारा किया गया था। उसमें हम ज्ञानात्मक उद्देश्य को लिखेंगे, बोधात्मक उद्देश्य को लिखेंगे और क्रियात्मक उद्देश्य को लिखेंगे। ध्यान रहे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम सामान्य तौर पर हम अर्थ एवं परिभाषा को लिखते हैं, बोधात्मक उद्देश्य में प्रकार एवं वर्गीकरण को लिखते हैं और क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत विशेषता एवं महत्व को लिखते हैं। अभी ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए आप बेंजामिन ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण आप पढ़िएगा। इसके बाद से है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, यदि आपके प्रकरण से रिलेटेड किसी प्रकार का सहायक सामग्री है तो आप उस सहायक सामग्री का नाम लिखेंगे। जैसे हमारा प्रकरण यदि महावीर स्वामी है तो महावीर स्वामी का चार्ट, या हमारा प्रकरण भारत की स्थिति एवं विस्तार है तो भारत की स्थिति एवं विस्तार को दर्शाता हुआ चार्ट या मैप यहाँ पर लिखना है। यदि आपके पास विषय रिलेटेड कोई भी सहायक सामग्री नहीं है तो उस कंडीशन में आपको चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सारी सामान्य चीज़ें हैं। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ सामान्य कक्षा उपयोगी सामग्री को लिखेंगे। लेकिन हाँ, प्रकरण आप ऐसा चयन करिए जिसमें सहायक सामग्री आप बना सकें, बन सके, क्योंकि इससे शिक्षण कार्य रुचिकर एवं प्रभावशाली होता है और एग्जामिनर भी सहायक सामग्री को देखकर काफ़ी प्रभावित होता है। तो इसलिए उसी टॉपिक का चयन करें जिसमें सहायक सामग्री आसानी से बन सके। इसके बाद का टॉपिक होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र शिक्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चूँकि हमारा प्रकरण शिक्षा है, इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि छात्र शिक्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आपका जो प्रकरण होगा आपको वही लिखना है। जैसे आपका प्रकरण यदि महावीर स्वामी है तो आपको लिखना है कि छात्र महावीर स्वामी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक इसके बाद से अगला जो स्टेप आता है वह है प्रस्तावना के प्रश्न। अब प्रस्तावना के प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक / छात्राध्यापिका कथन एवं छात्र / छात्रा कथन। तो यहाँ पर हम अपने प्रकरण को प्रस्तावना कौशल के माध्यम से प्रस्तावना के विभिन्न घटकों का प्रयोग करते हुए हम बच्चों से ही प्रस्तावना निकलवाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रस्तावना में जो तीसरा प्रश्न है उसमें बच्चा ने स्वयं बताया है कि शिक्षा शास्त्र
पढ़ते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न हो गया है कि शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये हमारा समस्यात्मक हो गया। इसके बाद से जो अगला स्टेप होता है प्रस्तावना निकलवाने के बाद उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम बोलते हैं बच्चों, ध्यान रहे बच्चों के बाद हमेशा संबोधन का चिन्ह लगाते हैं। आज हम लोग शिक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो आपका जो प्रकरण रहेगा उसी के अनुरूप आप प्रस्तावना को निकालेंगे और उद्देश्य कथन अपने प्रकरण के अनुसार आप बोलेंगे। ठीक इसके जस्ट के बाद से जो स्टेप आता है वह है पाठ प्रस्तुतिकरण। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम क्रिएट करते हैं। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम होता है छात्राध्यापक / छात्र अध्यापिका कथन, छात्र / छात्रा कथन, और चौथा कॉलम होता है श्यामपट्ट कार्य का। तो यहाँ हमको ध्यान देना है कि शिक्षण बिंदु में जिस क्रम में हमने विशिष्ट उद्देश्य लिखा है उसी क्रम में शिक्षण बिंदु को हम लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम विशिष्ट उद्देश्य कुछ और लिखे हों और शिक्षण बिंदु कुछ और रखते हैं। तो जिस प्रकार आपने विशिष्ट उद्देश्य को जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में हम शिक्षण बिंदु को लिखते हैं। जैसा कि पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो उसमें पहला है कि छात्र शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा को जान सकेंगे। तो यहाँ हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। फिर जब हम शिक्षण बिंदु लिख लेते हैं तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन वाले कॉलम में आते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर हम लिखते हैं विकासात्मक प्रश्न, अर्थात जो पहला शिक्षण बिंदु है जो आपको पढ़ाना है पहले शिक्षण बिंदु के अंतर्गत, उसी से रिलेटेड हम बच्चों से 2-3 प्रश्न पूछते हैं। और 2-3 प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि ताकि पाठ का विकास हो सके। तो इसी को हम विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। जैसे कि यहाँ 2 प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। तो बच्चों ने यहाँ उत्तर दिया शिक्ष धातु से बना है। ठीक, तो उसके बाद दूसरा विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो यहाँ बच्चों ने उत्तर दिया है एडुकेटम शब्द से। तो यहाँ आपको उसका संभावित उत्तर, सही उत्तर आपको लिख देना है। यदि नहीं आ रहा है, बच्चा उत्तर नहीं बता रहा है, तो वहाँ पर आप चाहें तो उसको ब्लैंक या डैश करके छोड़ सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य में यदि आपने बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर को लिखते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन का इसी बहाने आप प्रयोग भी कर लेंगे। इसके बाद से जब बच्चे 2 प्रश्नों का उत्तर पूर्ण दिया या आंशिक दिया या नहीं दिया, तो इसको आप स्पष्ट करते हैं। तो इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में जनरली बच्चे यही करते हैं कि जो प्रश्न आप पूछ चुके होते हैं उनको आप अपने स्पष्टीकरण में सम्मिलित नहीं करते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना है। अपने स्पष्टीकरण में विकासात्मक प्रश्न के उत्तर को भी सम्मिलित करते हुए अपना 5 से 6 मिनट या 4 मिनट का स्पष्टीकरण बच्चों के सम्मुख रखना है। जब आपका स्पष्टीकरण खत्म हो जाता है तो स्पष्टीकरण देते समय अगर उसमें कोई मुख्य अंश है तो उस मुख्य अंश को हम श्यामपट्ट वाले कॉलम में लिखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। तो आप जब स्पष्टीकरण दे लेते हैं तो उसके बाद का जो स्टेप आता है वह है बोध प्रश्न का। यानी कि बोध प्रश्न का तात्पर्य यह है कि जब आपने बच्चों को स्पष्टीकरण दिया और स्पष्टीकरण के दौरान आपने जो कुछ भी पढ़ाया तो बच्चों ने कहाँ तक सीखा, तो अपने दिए गए स्पष्टीकरण वाले व्याख्यान से रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न हम पूछ लेते हैं। इसी को हम बोध प्रश्न कहते हैं, जिससे हम आकलन कर पाते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया शिक्षण कार्य कहाँ तक प्रभावी है। तो यहीं पर हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाता है और ठीक इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा, जैसा कि हमने विशिष्ट उद्देश्य में लिखा है। दूसरा है शिक्षा के प्रकार। तो फिर यहाँ पर हम शिक्षा के प्रकार में हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न के बाद पश्चात हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण के बाद हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पष्टीकरण के बाद हम फिर आ जाएंगे बोध प्रश्न पर। जैसा कि आप देख रहे हैं बोध प्रश्न।
बोध प्रश्न के बाद से फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप वही होगा कि शिक्षण बिंदु में हम अपना तीसरा विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। जैसा कि इस मॉडल में तीसरा विशिष्ट उद्देश्य है शिक्षा की विशेषता। तो शिक्षा की विशेषता से रिलेटेड हम 2-3 विकासात्मक प्रश्न करेंगे। 2-3 विकासात्मक प्रश्न करने के बाद से हम शिक्षा के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देंगे। छात्र द्वारा बताए गए विकासात्मक प्रश्न के उत्तर को हम पुनः श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। अपने स्पष्टीकरण के दौरान जो कुछ भी मुख्य अंश है शिक्षण से संबंधित उसको हम श्यामपट्ट वाले कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद से हम अपना स्पष्टीकरण देते हैं। स्पष्टीकरण देने के बाद से पुनः नंबर आ जाएगा बोध प्रश्न का। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, जो पाठ आपने पढ़ाया है, यानी कि जो आपने प्रकरण पढ़ाया और प्रकरण के अंतर्गत जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसका आपने स्पष्टीकरण दिया है, तो उस स्पष्टीकरण में से ही बोध प्रश्न को पूछते हैं, ताकि यह आप आकलन कर सके कि आपके द्वारा पढ़ाया गया शिक्षण कार्य कितना रुचिकर एवं प्रभावशाली है, जैसा कि आप इस लेसन प्लान में देख रहे हैं। ये बोध प्रश्न में 2 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, तो इसलिए आप भी अपने विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार शिक्षण बिंदु को ठीक उसी क्रम में रखेंगे जैसा कि आपने विशिष्ट उद्देश्य बनाया है। तो हमने मात्र इस मॉडल आदर्श लेसन प्लान में 3 शिक्षण बिंदुओं को रखा था, जो 3 शिक्षण बिंदु अब समाप्त हो गया है। अब हम बात करेंगे इसके बाद का स्टेप क्या है। इसके बाद का स्टेप होता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में हम 3 कॉलम क्रिएट करते हैं। पहले वाले कॉलम में हम लिखते हैं क्रम संख्या, दूसरे वाले कॉलम में लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, और तीसरे वाले कॉलम में लिखते हैं श्यामपट्ट सारांश। अब हम श्यामपट्ट सारांश के अंतर्गत कम से कम 4 प्रश्नों को पूछ लेते हैं, जैसा कि यहाँ पूछा गया है। एजुकेटम कितने शब्दों से मिलकर बना है। श्यामपट्ट सारांश पे यहाँ हमको अपने हाथ से ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है। जो प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे और बच्चों द्वारा प्राप्त उत्तर को आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे, इसी को हम श्यामपट्ट सारांश के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ एजुकेटम शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो श्यामपट्ट सारांश में लिखा हुआ है एजुकेटम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक दूसरा प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं, तीसरे प्रश्न का उत्तर हम श्यामपट्ट पे लिखते हैं। श्यामपट्ट सारांश के बाद से जो नेक्स्ट कॉलम आता है वह है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत हम पढ़ाए गए अपने संपूर्ण पाठ्य योजना में से 3 या 4 या 5 हम प्रश्न बच्चों से पूछ लेते हैं। पूछने के पश्चात इसको हम श्यामपट्ट पर नहीं लिखते हैं और ना ही श्यामपट्ट का यहाँ कॉलम रहता है। सिर्फ आपको पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से मौखिक रूप में पूछ लेना है, न कि उसको श्यामपट्ट पर लिखना है। ठीक इसके बाद से आता है अगला स्टेप लेखन और निरीक्षण कार्य। लेखन और निरीक्षण कार्य में हम क्या करते हैं कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट पर आपके द्वारा लिखे गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी अपनी पुस्तिका में लिखने का आप आदेश देंगे और कक्षा में घूम घूम कर आप निरीक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद का जो स्टेप आता है वह स्टेप है गृह कार्य। सबसे अंत में आता है गृह कार्य, यानी कि अगर 40 मिनट का आपका क्लास है तो आप 38वें मिनट में गृह कार्य दे रहे होते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सबसे लास्ट स्टेप है गृह कार्य। पाठ्य योजना बनाकर शिक्षण कार्य करते समय यह हमेशा आपको समय का ध्यान रखना है। समय के अनुसार आप अपने लेसन प्लान को पढ़ाएंगे और समय के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। यदि एग्जामिनर जैसे ही आप क्लास में एंट्री करते हैं और 5 मिनट बाद एग्जामिनर आपके क्लास में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस समय प्रस्तावना निकलवा रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपना शिक्षण बिंदु शुरू कर दें तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप सही ट्रैक पर नहीं हैं। तो इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करें। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह एक हमारा छोटा सा प्रयास था। कई हमारे प्रशिक्षु एग्ज़ाम समाप्ति के उपरांत बोल रहे थे कि सर जी एक आदर्श पाठ्य योजना आप बता दीजिए, जबकि क्लास में
उनको बताया भी जाएगा। लेकिन यहाँ हम YouTube के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको आदर्श पाठ्य योजना के बारे में अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।